हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एनआईएस बोर्ड क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 8 करेंगे और उसके प्रश्न उत्तर करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इससे पहले कि आप क्वेश्चन आंसर देखें, अगर आपने हमारे चैप्टर 8 का वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लें। उसमें मैंने इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट समझा रखा है और सरल शब्दों में समझा रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और चैप्टर समझ आ गया तो आपको क्वेश्चन आंसर और भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अभी तक 10 चैप्टर करा रखे हैं तो उसको आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम इतिहास का और हिंदी इंग्लिश ये सारे चैप्टर अभी तक बना रहे हैं। कुछ कुछ धीरे धीरे बना रहे हैं तो आप उसको ज़रूर देखिए और पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम वीडियो बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न है, 4 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है और ये चारों ही इम्पोर्टेंट है तो इसके आंसर्स देख लेते हैं जल्दी से। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। हमने वीडियो में जाना था कि भारतीय संविधान जो है और भारत जो है में संघात्मक व्यवस्था है, यानी सरकारें दो स्तर पर कार्य करती हैं, एक राज्य तथा और एक केंद्र पर। ज्यादा जो पावर है केंद्र सरकार के पास है। तो जब ज्यादा अधिक पावर केंद्र सरकार के पास आ जाती है तो कभी कभार ऐसा लगता है कि हमारा देश एकात्मक है, परंतु वो संघात्मक है, यानी दो तरह की सरकारें हैं। तो मैं विस्तृत रूप से नहीं बताते हुए शॉर्ट रूप में बताऊंगी क्योंकि ये तो हम सिर्फ प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। अगर आपको विस्तार से जानना है तो वीडियो में देखें। अभी हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षणों को स्पष्ट कीजिए, जहां पर केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल हो जाती है, यानी केंद्र सरकार का काम बढ़ जाता है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इकहरी नागरिकता हमारे देश में दो प्रकार की नागरिकता नहीं है। जैसे अमेरिका में दो प्रकार की नागरिकता है, यानी जिस राज्य में वो व्यक्ति रहता है वहां की अलग होगी और पूरे देश की अलग। अभी कोई आप में से अलग अलग राज्यों से बच्चे होंगे, पर आप सबकी नागरिकता क्या है, नेशनलिटी क्या है? इंडियन कहलाते हो आप। अगर कोई बच्चा अगर बिहार से है या उत्तर प्रदेश है तो उसकी दो नागरिकता नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश का भी नागरिक है और भारत का नागरिक है। इस तरीके से नहीं होता, हमारे देश में एक ही नागरिकता है। कोई भी स्टेट का व्यक्ति हो वो इंडियन है, भारतीय है। तो हमारे देश की जो एकात्मक लक्षण है वो है इकहरी नागरिकता, यानी हमारी एक ही नागरिकता है, वो है भारतीय होने की, इंडियन। दूसरी इसकी विशेषता है शक्ति का विभाजन संघीय केंद्रीय पक्ष के अन्य में शामिल अन्य से अधिक ताकतवर, यानी हमारी जो सरकारें हैं दो स्तर पर कार्य करती हैं, एक राज्य और एक केंद्र। तो सबसे ज्यादा जो पावर और शक्ति दी गई है वो केंद्र सरकार को दे रखी है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तीसरा प्रश्न है कि संघ और राज्यों के बीच एक ही संविधान है। तीसरा पॉइंट है कि संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। हमारे देश में दो प्रकार तरह की सरकारें, एक राज्य स्तर की सरकारें और एक केंद्र स्तर की सरकारें। पर जो हमारा संविधान है वो एक ही संविधान है और वो पूरे भारत में एप्लीकेबल होता है, वो लागू होता है, चाहे वो राज्य के लिए हो चाहे वो संघ के लिए हो। चौथा पॉइंट है एकीकृत न्यायपालिका। वैसे तो हमारे देश में तीन प्रकार की न्यायपालिका यानी कोर्ट है। एक जिला स्तर की है, एक राज्य स्तर की है, उच्च न्यायालय जिसे कहते हैं हाई कोर्ट, और फिर उसके ऊपर आती है सुप्रीम कोर्ट। पर एकीकृत न्यायपालिका क्यों बोला गया है? क्योंकि जो सर्वोच्च है, जिसका आखिरी फैसला जिस कोर्ट का आता है वो सुप्रीम कोर्ट का आता है। तो एकीकृत न्यायपालिका है जिसमें सबसे ऊंची जो बड़ी न्यायपालिका है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो यानी यहाँ पर एकीकृत यानी एकात्मक है, एकात्मक लक्ष्य है संविधान के, इसमें स्पष्ट करा गया है। आपातकाल की स्थिति में एकात्मक शासन, यानी अगर हमारे देश में कोई आपातकालीन स्थिति हो गई, इमरजेंसी आ गई, कोई देश पे संकट आ गया तो सारी शक्ति जो है केंद्र सरकार के पास हो जाती है। राज्य सरकार उस समय कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अभी देश की स्थिति ठीक नहीं होती। तो उस समय केंद्र सरकार के पास अधिक शक्ति आ जाती है, तो देश जो है एकात्मक हो जाता है। छठा पॉइंट है राज्यों में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। और जितने भी हमारे देश में राज्य हैं
उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश जितने भी हैं उसमें जो राष्ट्रपति वहाँ के अलग अलग जो राज्यपाल है वो बनाता है, राष्ट्रपति को अधिकार है। इकहरी प्रशासनिक व्यवस्था अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस, ये सारी जो है केंद्र केंद्र स्तर के जो है ये सिविल सर्वेंट चुने जाते हैं जो भारत के किसी भी राज्य में नियुक्त किए जाते हैं। आठवां पॉइंट है संविधान संशोधन में संघीय सरकार का महत्व। अगर संविधान में कुछ भी थोड़ा बदलाव करना है, संशोधन करना है, तो वो भी केंद्र सरकार को ज्यादा इसमें एडवांटेज मिली है। तो ये पॉइंट्स हैं जो हमारे संविधान में एकात्मक लक्ष्यों को स्पष्ट करते हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप वीडियो अगर आपने देख भी लिया और फिर भी आपको थोड़ा डाउट लग रहा है तो आप दोबारा से वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। और न सिर्फ अभी के लिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है 12वीं क्लास के लिए, आगे भी फ्यूचर में आप जो भी पढ़ाई करेंगे और एक जागरूकता होने के लिए भी आपको ये सारी बातें, क्योंकि ये संविधान की बातें हैं, आपके देश से संबंधित है, तो ये आपको ज़रूरी पता होना चाहिए। आगे की स्टडीज़ में आपको बहुत हेल्प करेगा, तो आप अच्छे से देखें और पढ़ें उसको। एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा इसका इंतज़ार मत करें, अपना आप स्टडीज़ पर ध्यान दें। अगला प्रश्न है केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी संबंधों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। विधायी का मतलब होता है विधि बनाने का, यानी कानून बनाने का जो काम है। केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य, जो राज्य सरकार अपने राज्य के लिए कानून बनाते हैं। विधायी संबंध यानी विधि बनाने, कानून बनाने में दोनों के संबंध किस प्रकार है। तो हमारे संविधान में विधायी संबंधों को लेकर अधिकारों का त्रिस्तरीय विभाजन किया गया, यानी 3 स्तरों पर सरकारें जो है अधिकार या कानून बनाती हैं। जैसे हमारे देश में 3 तरह की सूचियां हैं। सूची मतलब एक 3 तरह के आप सूची कह सकते हैं, उसमें विषय होते हैं, अलग-अलग विषय, उस पर अलग-अलग सरकारें कानून बनाती है। तो पहली जो सूची होती है उसे केंद्र सूची कहते हैं। उसमें जितने भी विषय होते हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। दूसरी सूची होती है राज्य सूची, उस पर राज्य सरकारें अपने राज्य से रिलेटेड कानून बनाती हैं। तीसरी सूची होती है अन्य सूची, जिसे समवर्ती सूची कहते हैं। और समवर्ती सूची के जो जिस पर कानून बनाना काम होता है केंद्र और राज्य सरकार का। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की सूची है। केंद्र सूची जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची पर राज्य सरकार जो है कानून बनाती है। समवर्ती पे दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। संघ सूची में जो विषय होते हैं जैसे कि रेलवे है, 97 विषय हैं इस पर। रेलवे, डाक तार, ये सारे विषयों पर, रेलवे पर ये केंद्र सरकार कानून बनाती है। संपूर्ण देश के लिए कानून बनाएगी तो संसद में बनते हैं। और राज्य में जितने भी कानून बनते हैं वो वहां पर जो विधायिका है वहां की, उस वहां पर कानून बनते हैं। तो इस तरीके से वहां के विधानमंडल जो है उस विषय पे कानून बनाती है। तो ये 3 विषय हैं। तीसरा प्रश्न है केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का विश्लेषण कीजिए। यानी वित्त से आप समझ सकते हैं कि धन से संबंधित जो कर आता है, जो टैक्सेस आते हैं, तो अलग अलग सरकार, राज्य स्तर के पास राज्य सरकार के पास राज्य का जो टैक्स कलेक्ट होता है, केंद्र सरकार के पास पूरे देश के अलग अलग जहाँ के भी वो कानून बनाते हैं उससे संबंधित उनके पास टैक्सेस आते हैं। तो उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके वो देश के काम में वो लगाते हैं। तो उनके वित्तीय संबंधों के बारे में बताना है। तो और राज्य संबंधों के निर्धारण में राजस्व यानी जो उनकी इनकम होती है सरकारों की, संसाधनों का बंटवारा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोनों सरकार स्वतंत्र रूप से राजस्व संसाधनों को जुटा सकती हैं और संघीय सूची में शामिल विषयों पर, यानी जो केंद्र सरकार जिन विषयों पर, रेलवे पर कानून बनाती है जैसे, तो रेलवे का जितना भी धन इकट्ठा होगा या उस पर जो भी टैक्सेस लगते हैं वो केंद्र सरकार के पास जाएंगे और उसी से वो देश का काम करती है। वैसे ही जो राज्य सरकारें हैं, राज्य की जितने भी काम हैं वहाँ का जो भी टैक्स कलेक्ट होगा उससे जो है राज्य अपने क्षेत्र का काम संभालेगी। तो ये वित्तीय संबंध है उनके। चौथा प्रश्न है भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है परंतु आत्मा एकात्मक है।
इसका मतलब हुआ कि हमारे देश की जो व्यवस्था है संघात्मक, संघात्मक मतलब दो स्तर पर सरकारें काम करती हैं, एक राज्य, एक केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। परंतु आत्मा एकात्मक का मतलब है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, यानी कि केंद्र सरकार को दिया गया है। तो इसलिए इस प्रश्न में कहा गया है कि संविधान वैसे तो संघात्मक है पर इसकी आत्मा जो है एकात्मक है, क्योंकि ज्यादातर शक्तियां जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने एक हरी नागरिकता, यानी हमारे पास अभी सपोज मैं अगर किसी राज्य की नागरिक हूँ, उत्तर प्रदेश की नागरिक हूँ, तो उत्तर प्रदेश की नागरिकता के साथ साथ भारत की नागरिकता नहीं है मेरे पास। सिर्फ उत्तर प्रदेश की नागरिकता ना होकर मेरे पास भारत की नागरिकता है, और आपके पास भी भारत की नागरिकता है। तो एक ही नागरिकता है, एक हरी न्यायपालिका है, यानी सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च है, सशक्त केंद्र की स्थापना, यानी केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत है, राष्ट्रपति के पास राज्यपाल नियुक्त करने की जो ताकत है। अ, इस तरह से ज्यादातर जो है सबसे ज्यादा जो पावर दी गई है केंद्र सरकार के पास। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि हमारे देश की जो संविधान की आत्मा एकात्मक है। तो इस चारों प्रश्न को आप अच्छे से उत्तर कीजिए, और ये थोड़ा सा मैंने इसमें समझा भी दिया है, तो आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।